जयशंकर जी का बेटा यहाँ पढ़ेगा, वहाँ नौकरी करेगा, अमित शाह जी का बेटा यहाँ पढ़ेगा, वहाँ नौकरी करेगा, सबके बेटे बाहर पढ़ेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे, सब पॉलिटिशियन के। तो ये जो मुद्दे हैं, जो मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे इंडिया में ही हैं, उनकी तो कोई बात नहीं करता। और मुझे भी नहीं पता था थोड़ी देर तक पहले तो, पर वो परसेप्शन ही तोड़ दिया आपने मेरा। जब 2008 की बात भी करेंगे, 2008 जब रजिस्ट्रेशन आया था, तब भी लोग बोलते थे हम तो बाहर ही जाएंगे, पर आज अभी इस टाइम पे एकदम मूवमेंट इधर की तरफ कैसे रुक हो गया? सर, आज भविष्य भारत का है। अगले 25 साल में, 20 साल में जैसे हम विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोग यहाँ पर आकर्षित होंगे। शशांक मणि त्रिपाठी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर, एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा नाम जिन्होंने पॉलिटिक्स को सिर्फ सत्ता नहीं, डेवलपमेंट का मीडियम बनाया। आईआईटी दिल्ली से निकलकर जागृति यात्रा जैसे रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जहां हजारों यूथ को सिर्फ सपने नहीं, डायरेक्शन मिले, और आज देवरिया की आवाज बनकर पार्लियामेंट में बदलाव लिख रहे हैं। उत्तर भारत में भी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं डिफेंस कमेटी में हूँ, मैं सभी कंपनियों को चैलेंज करता हूँ, क्यों आप लोगों ने उत्तर में इस चीजों को नहीं लगाया, क्यों आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्क नहीं लगाया। अब जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कुछ ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही और उसमें बहुत संभावना है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा भी हक, जनता आप समझदार हो गई। हाँ। बताइए क्या जरूरत है कि सपा को 5 सांसद अपने परिवार के देने के एक ही सदन में? क्या जरूरत है 2 राज्यसभा के सांसद उन्होंने अपने ही परिवार के दिए? क्या वहाँ की उत्तर प्रदेश जनता उसको समझ नहीं पा रही? क्या उनको राजनीति करनी है तो पूरे क्षेत्र की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, कोई मॉडल लाए। नारी वंदन अधिनियम में भी वो डर गए कि नारी आगे आएंगी तो उसका उनका जो राजकीय शासन है वो हिल जाए। तो हर तरीके से हम समझते हैं कि पुरानी राजनीति कर रहे हैं, जाति की कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं। शशांक से मतलब अभी डेवलपमेंट की बात बहुत कर रहे हैं, पर है ना, पूर्वांचल की एक बात और बोली जाती है, यहाँ पे खनन माफिया, अवैध खनन, मतलब पूरा सिस्टम को चैलेंज किए हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है। देखिए ऐसा है कि मिर्जापुर ने हम लोग को बदनाम कर दिया, ये मूवी ने, असलियत कुछ और है। तो कई चीजें हैं जिसमें अभी भी हमें प्रयास करना है। अच्छा, ऐसे सांसद जैसे मान लो राघव चड्ढा जी का वापस थोड़ा एग्जांपल ऐसे, क्योंकि अभी थोड़ा हाईलाइटेड है वो, और तो उन्होंने देश में जनता के मुद्दे उठाने की बात करी, बार बार उठाया। तो ऐसे सांसद आप जनता के क्या मुद्दे उठाएंगे? शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे है सर आप? मैं अच्छा हूँ। कैसी चल रही लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी है, टकाटक। टकाटक चल रही एकदम। पहले ही सवाल से शुरुआत करता हूँ, आप अपने आप को घुमक्कड़ बोलते हैं सर, हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत पहले से ही आर्मी में मेरे पिताजी थे, तो हम लोग जगह जगह रहते थे। पैदाइशी मेरी गोरखपुर की है, फिर हम लोग संगरूर गए, फिर अहमदनगर गए, फिर उसके बाद पटियाला रहे, फिर लखनऊ रहे, फिर मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई मिज़ोरम में। तो जगह जगह हम लोग घूमते रहे, और इसीलिए बहुत सालों पहले मैंने ये निर्णय लिया कि हम लोग अगर कुछ काम करना चाहते हैं देश के लिए, तो घुमक्कड़ी का धर्म अपनाइए। तो जब भी मुझे मौका मिलता था बचपन से ही मैं निकल जाता था, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में। आईआईटी में भी मैं अपने हाइकिंग एंड माउंटेन क्लब का सेक्रेटरी था। उसमें मैंने काफ़ी घुमक्कड़ी की, मैं नर्मदा पे मैंने एक्सपीडिशन किया, हम लोग कन्याकुमारी साइकिल से गए। तो मैं समझता हूँ घुमक्कड़ी का धर्म अपनाने से देश का पहचान होती है, अपनी पहचान होती है, क्योंकि जब आप निकलते हो किसी सफ़र पे, तो अपने आप को जानने की कोशिश करते हो। तो मैं समझता हूँ सभी नवयुवकों को प्रोत्साहित करूँगा कि इस प्रकार की घुमक्कड़ी का धर्म अपनाइए। और शायद इसकी प्रोत्साहना मुझे मिली है राव संकृतायन से। उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो उससे प्रोत्साहित होकर मैंने इस धर्म को अपनाया। शशांक सर, आपने आईआईटी से पढ़ाई करी, आईआईटी वाले तो बिजनेस करते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। जैसे हम तो सब पूछेंगे क्या करता है आईआईटी में, चाहे बड़ी पोस्ट पे है, तो आप वो सब छोड़ के देन पॉलिटिक्स में एंट्री आपने करी, कैसे है सर, क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में वो जो 4 पड़ाव हमारे मतलब वेदों में कहे गए हैं कि भई एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए, एक गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में देश दुनिया को देना चाहिए। तो जब वानप्रस्थ की तरफ मैं चला तो मैंने बोला कि मैं एक तरह से एक बड़े कॉर्पोरेट जगत में सक्सेसफुल था, मैं सीनियर पार्टनर था एक बड़ी कंपनी में। और कई सालों तक उसमें काम भी मैंने किया। लेकिन उसके बाद जब ऐसा समय आया कि देश को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का नारा दिया, तो 15 अगस्त 2022 को ही मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैंने बोला अगले 25 साल हम लोग कैसे देश के लिए काम करें। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं सांसद बनूँगा, लेकिन इतना मैंने निर्णय कर लिया था कि देश के लिए कुछ करूँगा। और सौभाग्य ये है कि उसके कई साल पहलों तक मैंने जागृति जो मूवमेंट उसकी स्थापना करी थी, हुँ। तो उसके कारणवश मुझे मालूम था कि चाहे कुछ भी हो, मैं देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा। तो मेरा ये मानना है कि बड़े पद पे लोग रह के जो तजुर्बा लेते हैं,
उसको अगर धरातल से जोड़ सकें तो देश का उद्धार होगा। यही मैंने किया है। मैंने जो भी अपना लाभ लिया, जो भी गृहस्थ आश्रम में बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, उसको अपनी उद्यमिता में के ढाँचे में डाल के अपने क्षेत्र में उतार रहा हूँ, पूरे देश में उतार रहा हूँ। शशांक जी, मेरे को रियल शशांक जी चाहिए मतलब पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूँ, आप भी जनता की बात कर रहे हो। तो जैसे आप पॉलिटिकल आंसर तो दोगे आज के पॉडकास्ट में, बट मेरे को एक रियल शशांक जी भी चाहिए कि पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर बनो, एस्ट्रोनॉट बनो, टीचर बन लो, इन्फ्लुएंसर भी बन जाओ चलो आजकल तो, बट पॉलिटिशियन बनो ये कोई नहीं बोलता। कोई भी, मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में किसी भी पेरेंट ने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी ने बोला होगा कि बेटा आप पॉलिटिक्स में जाना। सब बोलते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो आपको फैमिली का इन्फ्लुएंस था क्या, कि फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था, उसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मेरा परिवार कुछ हद तक राष्ट्र सेवा के लिए अलग-अलग तरीके से चलता रहा है। मेरे दादा काफ़ी बड़े आईएएस अफ़सर थे, पहले डीएम रहे गोरखपुर के। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत बड़ा किरदार निभाया। मेरे चाचा डीजी पुलिस रहे, मेरे पिताजी डिप्टी चीफ इंडियन आर्मी के रहे। तो कुछ हद तक ये जो एक सोच थी ड्राइंग रूम पे, जो हम लोग बचपन में बात करते थे। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जो बहुएँ आती हैं, मेरी वाइफ़ हैं और मेरी भाई की जो पत्नी है, वो आके हर समय अचंभित रहती हैं कि आपको डिनर टेबल पे और कोई चीज़ बात करने की नहीं, सिर्फ देश बनाने की आप बात करते हैं, कुछ लाइट टॉक भी करिए आप लोग, हुँ। कुछ हँसी-मज़ाक भी करिए। तो ये चीज़ हमारे एक तरह से ज़हन में घुस गई थी, हमारे रगों में घुसी हुई है कि देश के लिए कुछ करना है। और सौभाग्य मेरा ये रहा है कि जब मैं यात्रा का मैंने निर्माण किया लगभग 2018 से, तो एक बहुत बड़ा मुझे एक जमावड़ा मिल गया। ऐसे करीब 10,000 लोगों का जो मेरे साथ देश का भ्रमण करें, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि कुछ करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो प्रोफ़ेशनल को ढूँढती है। वो समझती है कि ऐसे लोग हों आएँ जो कि उद्यमिता से, जैसे मैंने काम किया है, उसको साथ लेके चलें। तो ये अच्छा समागम रहा। देखिए, राजनीति कठिन है, नो डाउट, लेकिन मैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उसमें साफ-सुथरे लोग आ रहे हैं, आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कई अन्य लोगों को भी आपने अपने ही पॉडकास्ट पे उनको चिन्हित किया है। तो इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि मुश्किल है। कुछ हद तक उसमें कुछ गंदगी भी होती है कभी-कभी, लेकिन अगर साफ-सुथरे लोग उसमें आएँ तो वो साफ होगा। और यही मेरे हिसाब से मानसिकता प्रधानमंत्री जी की है, यही हमारे नेताओं की है, यही मेरी है। तो मैं सब माँ-बाप को बोलना चाहता हूँ कि प्रोत्साहित करिए, हुँ। हो सकता है पहले ही नहीं, अपना कमा के गृहस्थ आश्रम के बाद लोगों को अवश्य वानप्रस्थ आश्रम में राजनीति में जाना चाहिए। कुछ लोग तो पहले से ही जा रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से अपने आप को संबल करिए। अब मेरे पास, चूँकि मैं सीनियर पार्टनर था, कई सालों तक काम किया था, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे पैसे की आवश्यकता उतनी नहीं है। हुँ। मेरे बच्चे भी सेटल हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद अगर देश को देना है, तो अवश्य है कि वानप्रस्थ आश्रम में हमारे सभी लोग इस तरफ देखें। छोटे-बड़े समय से राजनीति एक विषय नहीं है, अन्य जगह से भी काम कर सकते हैं, समाज सेवी संस्थाओं में अपना समय दीजिए, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार काम होना चाहिए। अच्छा शशांक जी, एक रील में देख रहा था बहुत टाइम पहले, और जयशंकर जी का बेटा यहाँ पढ़ेगा, वहाँ नौकरी करेगा, अमित शाह जी का बेटा यहाँ पढ़ेगा, वहाँ नौकरी करेगा, सबके बेटे बाहर पढ़ेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे, सब पॉलिटिशियन के। पर किसी ने ये बात नहीं करी होगी शशांक जी की बेटी तो इंडिया में ही है, बेंगलुरु में ही है। हुँ। तो ये जो मुद्दे हैं, जो मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे इंडिया में ही हैं, उनकी तो कोई बात नहीं करता। और मुझे भी नहीं पता था थोड़ी देर तक पहले तो कि आपकी बेटी खुद यहाँ पे, मैं सोच रहा था कि आपकी बेटी भी कहीं विदेश में होगी, कहीं अच्छी पढ़ाई कर रही होगी या फिर कहीं अच्छी नौकरी कर रही होगी, पर वो परसेप्शन ही तोड़ दिया आपने मेरा। तो ऐसा कैसे हो गया सर? वो ऐसा हुआ क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों ने बहुत सालों पहले से मुझे और मेरी पत्नी को इस जागृति यात्रा के अभियान में देश के लिए कुछ करने के लिए किया। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, 15 साल तक मैंने अपना नववर्ष अपने परिवार के साथ नहीं बिताया। मैंने कहाँ बिताया? बहरामपुर रेलवे स्टेशन पे बिताया, क्योंकि वहाँ पर यात्रा 31 की रात को आती है हर साल। 31 उस समय दिसंबर में आती थी, और 1 तारीख को हम लोग प्रवास करते हैं झारखंड के माध्यम से और फिर नालंदा पहुँचते हैं। बहरामपुर से नालंदा डेढ़ डेढ़ दिन का समय रहता है। तो मुझे मेरे मेरे परिवार में ये जोक हो गया था कि पिताजी हमारे नववर्ष के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे, 500 बच्चों के साथ रहेंगे, बहरामपुर रेलवे स्टेशन पे रहेंगे, क्योंकि उस समय मेरी ही बात सुनी जाती है 31 की रात को। तो ये जो इनके मन में उन्होंने देखा कि अपने पिताजी, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी देश के लिए बहुत किया है। तो जब बच्चों की परवरिश ऐसी होती है, और लगभग वही मेरे साथ हुआ। जब मैंने देखा मेरे पिताजी आर्मी में गए, उन्होंने कितना संघर्ष किया, मेरी माताजी ने कितना, जागृति की जो संस्थापिका हैं, ओरिजिनली वही हैं, उन्होंने ही करीब 25 साल पहले इसकी स्थापना करी। तो जब परवरिश होती है, जब पिता-माता अपने आदर्शों से
और पूरा देश अपने आदर्शों से दिखाता है अपने बच्चों को कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए, तो बच्चे भी लामबंद हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ यही हुआ मेरे साथ, और मैं समझता हूँ इसको मैं एक देश के रूप में भी देखना चाहता हूँ। अब जो विकसित भारत की मुहिम पूरे पूरे देश में चल रही है, उससे बच्चे प्रोत्साहित हो रहे हैं कि अगर हमारे जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, ऐसे लोग दिन-रात अगर विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ देश के लिए देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ परवरिश पूरे देश की हो रही है, परिवारों की नहीं हो रही है। मैं प्रोत्साहित करूँगा लोगों को कि इस प्रकार के काम करें ताकि आपके बच्चे यहीं रहें। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ, बाहर कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। हाँ। जब हम लोग आईआईटी में थे, तमाम लोग बाहर के बाहर चले आते थे, हर समय लोग लाइन लगाते थे बाहर। अब जो लाइन लग रही है वो बैंगलोर के लिए लग रही है, मुंबई मुंबई मेरे जैसे ज़िलों के लिए भी लग रही है। यहाँ पर साधारण ज़िलों में काम हो रहा है। बट मैंने भी जैसे मैं बहुत जितने पॉडकास्ट किए हैं सर, बात करते करते लोगों से ये पता लगा है कि अच्छा नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं रखा है, मतलब इतना स्ट्रगल है बाहर की तरफ, वापस इंडिया की तरफ एकदम क्यों रुझान हो रहा है? मतलब जब 2008 की बात भी करेंगे, 2008 जब रजिस्ट्रेशन आया था तब भी लोग बोलते थे हम तो बाहर ही जाएंगे, पर आज अभी इस टाइम पे एकदम मूवमेंट इधर की तरफ कैसे रुख हो गया? सर, आज भविष्य भारत का है। अगले 25 साल में, 20 साल में जैसे हम विकसित भारत बनाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लोग यहाँ पर आकर्षित होंगे। ये बात सही है कि अभी भी कुछ झुँझलाहटें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, दिक्कतें हैं, रोड, सड़क, पानी, बिजली में भी दिक्कत है। लेकिन मुख्यतः वो मुख्य चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब आशावादी व्यवस्था से कोई भी यहाँ पर आता है जिसका थोड़ा भी होप होता है, तो भविष्य में देखता है, तो उसको यहाँ पर सबसे अच्छा काम मिलेगा। मैं तो न्यूयॉर्क जाता हूँ कभी-कभी बीच में, तो मैं तो बोर हो जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क बड़ी हैपनिंग सिटी है। अरे भारत से हैपनिंग कोई जगह नहीं है। मैं अपने गाँव में रहता हूँ, तो गाँव में वापस आता हूँ तो 2 दिन 3 दिन बाद चीज़ें बदल जाती हैं, परिवर्तन हो रहा है। शहर में जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, बैंगलोर आता हूँ, हर साल, हर दिन परिवर्तन हो रहा है और ग्रोथ हो रही है। न्यूयॉर्क तो स्टैग्नेंट हो गया है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड। मैं जब लंदन जाता हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं बहुत सुगम है, लेकिन जो सुगम था इन्हों के पुरखों ने बनाया था। आज, इस वक़्त हम भारत को बना रहे हैं। और उसमें जो एक तरह से मज़ा है, जो रोचकता है, जो अर्थ है, जीवन में अर्थ है, वो यहीं पर आएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कई लोग वापस आ रहे हैं, कई लोग जा नहीं रहे हैं और भारत का भविष्य इसीलिए उज्ज्वल होगा कि हमारी जो मानव संसाधन है, वो भारत को बनाने में लगेगी। सर जैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं कि भैया कि किसी ने किसी पार्टी के लिए कुछ बोल दिया, वो पार्टी खराब है, ये पार्टी खराब है, सब एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं। जैसे अभी राघव चड्ढा जी का थोड़ा सा केस ले लेते हैं कि उन्होंने पहले तो बोला कि पार्टी ये करती है, पार्टी वो करती है, जो शब्द बोले वो क्लिप में हम दिखा देंगे कि क्या क्या बात बोली उन्होंने, फिर वो खुद पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है या फिर मतलब आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है? देखिए 2 प्रकार की पार्टियाँ हैं। हाँ। एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों पे चलती है और एक ऐसी पार्टी है जो कुछ हद तक राजसत्ता को ग्रहण करने के लिए, हासिल करने के लिए चलती है। हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जॉइन किया कि मैं तुरंत सत्ता में आ जाऊँगा। मैंने इसलिए जॉइन किया कि मैं समझता था कि उद्यमिता के लिए जो काम करना है, उसमें एकात्म मानववाद का दर्शन है, उसमें राष्ट्रीय जो हम लोग की एकाग्रता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन सिद्धांतों से मैं बहुत 2004 से मैं जुड़ा हूँ। मैं 2004 मैंने पार्टी का सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट जगत में रहा तो वो अलग विषय है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे और हमारे सक्सेस के पीछे यही एक सैद्धांतिक चीज़ है। अभी मैं प्रशिक्षण वर्ग का नेतृत्व कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। परसों मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। हम वहाँ पर सभी लोगों को अभी चुनाव नहीं है, लेकिन सभी लोगों को बता रहे हैं कि हमारे सिद्धांत क्या हैं, कैसे देश को बनाना है, कैसे विकास लाना है। विकास के लिए पावर में आना पड़ेगा ये आवश्यक है, लेकिन पावर फॉर पावर सेक हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग की पार्टी अलग है। जो राघव जी कर रहे हैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जो नेतागण आप देखेंगे, वो सिद्धांत पे चलते हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं। ऊँचा उतार-चढ़ाव में पार्टी के साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग देश की दूरगामी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, क्षणिक लाभ से नहीं, क्षणिक लोभ से नहीं। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग को इलेक्शन जीतना पड़ता है, तो हम भी परिश्रम करते हैं, हम भी क काट-छाँट करते हैं, लेकिन दूरगामी सोच नहीं रहेगी, तो काट-छाँट ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए सिद्धांत एक है एकात्म मानववाद का, राष्ट्रीयता का, कई ऐसी चीज़ों का जिससे कि भारत आगे चल के विश्व गुरु भी बने। इस प्रकार की सोच रखने वाले हमारे नेता भी हैं और कुछ हद तक हमारा संगठन भी है। और जैसे पॉलिटिशियंस को सर अच्छा काम करने के लिए रोका जाता है कि मतलब ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो, आप ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हो तो आप थोड़ा कम काम करें। ऐसा भी होता है पार्टी में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारा कल्चर ये नहीं है कि अपने आप को आगे करो। हमारा कल्चर है पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर अपना क्षेत्र और आप। तो अगर मैं कहूँ अपने लिए, तो मैं एकदम चौथे रंग पे हूँ। पहले तो राष्ट्र होना चाहिए, हम राष्ट्र के लिए विधेयक बनाते हैं। जब मैं कोई भी स्पीच देता हूँ पार्लियामेंट में, तो अपने क्षेत्र के लिए नहीं देता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए देता हूँ। अभी महिला वंदन अधिनियम पे
बड़ा सौभाग्य है कि मैं 3 ऐसे सांसदों में था जिसको ऑफ़िशियली बोलने के लिए बोला गया। तो मैंने जब बात रखी तो देवरिया का उदाहरण तो दिया, लेकिन राष्ट्र की बात रखी। उसके बाद संगठन, अब मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, तो मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ ताकि वहाँ का संगठन तेज़ हो, उस एरिया का। तीसरा मेरा क्षेत्र, मैं अभी अभी आया हूँ कल ही देवरिया से। कल मैंने नारी वंदन अधिनियम पे एक मार्च किया सुबह, मैंने गोष्ठी करी और उसके बाद तो मैं समझता हूँ ये प्रवृत्ति अन्य पार्टियों में नहीं है। अन्य पार्टी अपने से शुरू करती हैं। लेकिन इस प्रवृत्ति में अगर आप देखें तो हम कभी अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी-कभी आ जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, कुछ 1-2 काम में मैं भी लाइमलाइट में आ रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि अगर संगठन तगड़ा होगा, मेरा क्षेत्र तगड़ा होगा, संगठन तगड़ा होगा, राष्ट्र तगड़ा होगा। इस प्रकार से हम करते हैं। पर जैसे आप देवरिया की बात कर रहे हो और आप है ना बिज़नेस डेवलपमेंट की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है, जैसे कि मेरी तो इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं वो सारी चीज़ें देख सकूँ। पुरानी जो मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो देवरिया को शायद चीनी का कटोरा कहा जाता था। तो आज तो चीनी की मिल है नहीं, पर शुगर तो सब खा रहे हैं। पर अलग-अलग क्षेत्र में चल गई है। तो उसको वो हट गया है वहाँ से या फिर स्टिल है अभी? नहीं, दुर्भाग्य है कि चीनी का कटोरा से अब वहाँ पर कोई ख़ास चीनी मिलें नहीं है। 2 हैं मिलें, जो पुराना देवरिया होता था, ऐसा नहीं कि चली गई हैं। 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि कुछ ऐसी सरकारें आई बीच में, जिन्होंने इन चीनी का बंदरबाट कर दिया मिलों का। क्योंकि मेरे ही बैतालपुर की चीनी मिल है, उसको औने-पौने दाम पे बेच दिया गया। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी मुकदमा दर्ज है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसको रिलीज़ करने के लिए हम उसको चलवाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि जो ऐसा समय आया जहाँ पर ऐसे तत्व आए जिन्होंने इसको राजनीतिकरण करके चीनी मिल को बंदरबाट कर दिया और उसमें किसानों को उकसाया, कई ऐसे संगठनों को उकसाया कि अब वहाँ पर रोज़गार के माध्यम से चीनी का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा ये हुआ है कि चीनी में भी परिवर्तन आया है। अब वही चीज़ मिल जो बहुत बड़े पैमाने पे चलती थी, वो छोटे उसमें तो आधुनिकीकरण आया है। तो हम लोग जब चीनी मिल लगाएँगे भी तो चीनी भी है, उसमें मोलासेस भी है, उसमें इथेनॉल भी है। इथेनॉल की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो इतनी जकड़ में पड़ गई हैं कुछ चीनी मिलें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकल नहीं रही हैं। जैसे ही वो निकलेंगी, मेरा पूरा विश्वास है, मैंने प्लानिंग कर ली है, मैं इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं आ पाया तो अपेक्षाएँ नहीं बढ़ाएँ। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग कई और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हल्दी पे, हुँ, केले पे। तो चीनी तो एक साधन है करेक्ट। अपने आय बढ़ाने का, लेकिन उसके साथ-साथ कई अन्य साधन हैं और मैं उसके बारे में और बात करूँगा। अमृत प्रयास के तहत हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब 2004 से जुड़े हुए हैं सर, 2004 से 2026 आ गया है। तो इतने सालों के अंदर एक सांसद का क्या महत्वपूर्ण दायित्व होता है देवरिया के लिए? क्या आप लोगों ने मतलब क्या-क्या काम किया? ताकि आज ये जनता अगर देखे तो वो कमेंट भी कर दे कि हाँ, सर ने ये काम किया था, यही नहीं किया था। माफ़ करना इस सवाल के लिए, बट क्या किया? करना पड़ेगा सर। नहीं देखिए 2004 से तो पार्टी से जुड़ा, लेकिन सांसद में बना 2024 में। तो 2 साल का जो खाका है वो बताता हूँ और उसमें कई ऐसी चीज़ें हमने करी हैं और कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ तक अतीत का सवाल है तो मैंने एक बहुत बड़ा उद्यम केंद्र मेरे ही जनपद में और मेरे ही गाँव में लगाया है जिसका नाम है जागृति उद्यम केंद्र। मैं उसका संस्थापक हूँ। अब मैं उससे हट गया हूँ क्योंकि मैं सांसद बन गया हूँ, लेकिन वो संस्था बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर भारत में ऐसी संस्था शायद ही आपको देखने को मिले। क्या करती है सर? और इसमें हम लोग 10 जिलों में अभी 7 जिले तक हमारा प्रचार हो गया है और हमारे नेटवर्क ऑफिस बन गए हैं। हम लोग उद्यमिता के माध्यम से रोज़गार करते हैं। आपको मालूम होगा कि पूर्वांचल पलायन का गढ़ है। इसलिए पलायन हुआ क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद जब मंगल पांडे उठे, लक्ष्मीबाई भी बनारस की ही थी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने लॉकडाउन कर दिया। तो 90 साल स्वतंत्रता तक पूरी तरह लॉकडाउन किया गया करेक्ट। और कुछ हद तक इसके कारण वहाँ से बहुत पलायन हुआ। गिरमिटियास गए, मैं अभी गया था सिंदूर में, गयाना, तो वहाँ की उसके प्रेज़िडेंट हमारे पूर्वांचल के ही हैं। कई ऐसे लोग बाहर चले गए, उसके बाद ही पलायन होता रहता है। कई लोग बैंगलोर अभी भी आते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर रोज़गार की बहुत आवश्यकता थी। तो 2-3 साल से नहीं, करीब 7 हुँ। 5-6 साल से और आज की तारीख में 240 से 250 हमने उद्यमी खड़े किए हैं, उद्यम। और उससे मेरे हिसाब से करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रभाव पड़ा है। कुछ रोज़गार आया है, कुछ लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, ये तो एक। दूसरा, जब मैं सांसद बना, उसके बाद मैंने एक परिपक्व योजना करी। 6 महीने तो मैंने थोड़ा-सा देखा क्या हो रहा है। उस योजना के माध्यम से मैंने एक अमृत प्रयास का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चालू किया है। उसके 2-3 उदाहरण देता हूँ, अभी भी फ्लाइट इन मोशन है। तो एक उदाहरण उसका ये है कि हमने वहाँ के रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार किया। जब मैं सांसद बना, तो रेलवे स्टेशन कुछ अलग दिशा में जा रहा था, तो मैंने उनको रोका। मैंने एक डिज़ाइनर लाया और उसको मैंने देवरियामय किया। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, तो हमारा रेलवे स्टेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गाड़ियाँ आती हैं, लगभग 4 लाख लोग उस रेलवे स्टेशन से हर साल गुज़रते हैं। आने वाले समय में 7 लाख हो जाएँगे। उनको ऐसा अनुभव मिले, ताकि उसमें हम लोग एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, हम लोग उसमें देवरही माता की मंदिर की फ़ोटोग्राफ लगवा रहे हैं,
उसमें देवराव बाबा की फ़ोटोग्राफ, बुद्ध भगवान वहाँ से कुशीनगर से गए। तो इस प्रकार का हम लोग जीर्णोद्धार हमने किया है। दूसरा हमने एक रॉकेट लॉन्च किया है, कॉम्पिटिशन करवाया है, जो मैं समझता हूँ उत्तर भारत में कभी नहीं हुआ। 600 बच्चे, उसमें 2 आईआईटी भी थे। तमकुही राज जो मेरी लोकसभा में है, कुशीनगर जिले में है, देवरिया लोकसभा में है, वहाँ पर पिछले अक्टूबर बहुत बड़ा एक रॉकेट लॉन्चिंग कॉम्पिटिशन करवाया है, जिसमें 37 रॉकेट उड़े और उसके माध्यम से एक टेक्नोलॉजी का प्रचार हुआ। उसके पहले हमने एक कॉम्पिटिशन करवाया। तीसरा हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एनएच जो हमारा बाईपास है, वो बनवाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी और अब बनने लगा है। करीब 6 महीने में, 7 महीने बन जाएगा, ताकि शहरीकरण का जो एक बहुत मुश्किल हम लोग का सुगम नहीं होता है वहाँ पर आना-जाना, वो ठीक हो जाएगा। चौथा, हम लोगों ने कई ऐसी जगह पर प्रयोजन किया है, जहाँ पर सड़क, बिजली, पानी में भी प्रावधान हो। जैसे कि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम लोग बिजली की समस्या बहुत भयंकर अभी भी है, अभी स्टिल है वहाँ पे? अभी भी है, सॉल्व नहीं हो पाई है, सॉल्व करने में हम लोग लगे पड़े हैं। लेकिन उसमें हमने ये किया है कि अगले 3 साल में हमें कितने पावर स्टेशन लगवाने हैं, कितने तार लगवाने हैं, उसकी प्रक्रिया में भी मैं काम कर रहा हूँ। हर महीने हम लोग प्रशासन के साथ मिलते हैं इसके लिए। दिशा कमेटी में तो हमारी चर्चा होती है 4 महीने में, लेकिन हर महीने में मिल रहा हूँ ताकि हो। लेकिन ये तो अतीत है। भविष्य में हमने 7 संकल्प लिए हैं, उसमें 2-3 आपको बताता हूँ क्योंकि कार्यान्वित हो गए हैं। इसी 29 मार्च को हमारा पहला संकल्प किसानों के साथ, उसमें हम लोगों ने 2 विधानसभा चयनित किए हैं, 5 विधानसभा में, जिसमें हम लोग बड़े पैमाने पे परिवर्तन कर रहे हैं फसलों का, ताकि जो आज की तारीख में 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए प्रति एकड़ हो, उसको हम लोग 1.5-2 लाख रुपए ले जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक पायलट करवाया है बनाना का, केले का, उसमें हमने हल्दी लगवाई है, उसमें आलू का है, उसमें मेज़ का है, कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा संकल्प उद्यमिता से जुड़ा हुआ है, हम अन्य उद्यमी केंद्र बनवा रहे हैं। तीसरा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। चौथा शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। पाँचवाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके कई हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। दूरगामी सोच है, तो कुछ समय लगता है, लेकिन देखिए छोटे काम सब व्यक्ति करता है। मैं जानना चाहता हूँ देवरिया को कि 5-6 बड़े काम अगले 10 साल में, 10-20 बड़े काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा शहरीकरण हम लोग कर लें, एक अच्छा रॉकेट लॉन्च कॉम्पिटिशन करवा लें, एक अच्छा हम लोग इसरो के माध्यम से, मैं भूल गया कहना, इसरो के माध्यम से एक बहुत बड़ा और बहुत दूरगामी अंतरिक्ष का स्टेशन, जो कि एंटीना ऊपर की ओर है, उसकी स्वीकृति के लिए हम लोग लगे हुए हैं। संभव होगा तो अगले 6-7 महीने में हो जाएगा। एक कारण मैं बैंगलोर में हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ इसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि पिछड़ा इलाका है, जहाँ पर मैं समझता हूँ दूरगामी सोच से हम लोग चल रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा निकले। तो आपको लगता है जैसे मतलब आपने बोला कि पिछड़ा इलाका है, थोड़ा वहाँ पे लोग खेती पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आना वहाँ पे, ये सब गुड है? मतलब आपके नज़रिए में सब सही चल रहा है कि ये अगर मैं रॉकेट वाली टेक्नोलॉजी वहाँ लेके जाऊँगा, रादर देन बैंगलोर में अगर हो, तो कंपैरिज़न तो बनेगा ना सर, फ़र्क पड़ेगा उसमें? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और कई मेरे लोग भी ये पूछते हैं। देखिए, दोनों धाराओं की आवश्यकता है। ये देश की मानसिकता है कि उत्तर भारत में रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता है। किसकी हुकूमत है, किसने, किस मठाधीश ने ऐसा बोला है कि उत्तर भारत में हम इलेक्ट्रॉनिक प्लांट नहीं बना सकते? लेकिन ये बात आपकी सत्य है कि जब तक हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करेंगे, स्थानीय रोजगार पे फोकस नहीं करेंगे, महिला सशक्तिकरण पे हुँ। फोकस नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। दोनों धाराओं की आवश्यकता है। तो हमारे अमृत प्रयास में प्रतिशत जो अनुपात है, इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या इन स्पेस के सेंटर का, वो कम है। करेक्ट। वो सिर्फ 20% है। 80% किसानी पे है, उद्यमिता पे है, महिला सशक्तिकरण पे है, कई चीज़ें जो कि एकदम स्टैंडर्ड हैं। लेकिन उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परफ़ॉर्म, रिफ़ॉर्म और ट्रांसफ़ॉर्म। तो ट्रांसफ़ॉर्म के ज़रिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहता हूँ, वरना हम लोग सिर्फ किसानी करते रहेंगे अगले 25 साल तक और दक्षिण भारत आगे चलता रहेगा, हुँ। तो जो विसंगतता हो रही है वो और बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग उत्तर भारत में भी, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं डिफेंस कमेटी में हूँ, मैं सभी कंपनियों को चैलेंज करता हूँ, क्यों आप लोगों ने उत्तर में इस चीज़ों को नहीं लगाया? क्यों आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्क नहीं लगाया? अब जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कुछ ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही है और उसमें बहुत संभावना है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा भी हक है रॉकेट लॉन्च करवाने का। नहीं, हक है सर, बट जैसे मान अपन नहीं, तो बात मैंने तो करवा दिया। हद मैंने करवा दिया। 600 लोग लेके मैं करवा दिया। अब इसमें कोई शक नहीं किसी को। हुँ। कोई ये शक करना चाहता है कि उत्तर भारत में हो सकता, मैंने सिद्ध कर दिया हो सकता है। और कई लोग पहले वो कर रहे थे। उसके अगर आप 1 साल पहले मुझसे पूछे होते तो शायद मेरे मन में शंका होती। हाँ। कोई शंका नहीं है। हमने 600 लोगों को नारायणी के तट पे बहुत अच्छा रॉकेट कॉम्पिटिशन किया। सब लोग इतने खुश होके गए, आपको ताज्जुब होगा। इतना अच्छा हमने व्यवस्था करी। इसरो के लोग आए, इंस्पेस के लोग आए, बड़े-बड़े उद्योगपति आए, शुभांशु शुक्ला जी आए, जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, वो आए, उनको ताज्जुब हुआ। सब लोग बहुत प्रशंसा करें। अगर मन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हुँ। देवरिया के लिए, उत्तर भारत के लिए।
यही मैं कहना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि दक्षिण में काम हो रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अगर आप एक लकीर खींच दें लुधियाना से विशाखापट्टनम तक, उसकी 40% आबादी बाएँ तरफ है, 60% आबादी उस तरफ है। अगर आप जीडीपी में लकीर खींचें, तो 70% जीडीपी, 60% जीडीपी बाएँ तरफ है और 40% जीडीपी उस तरफ है। इस प्रकार की विसंगति कब तक चलेगी? और इसका श्रेय कुछ हद तक अंग्रेज़ों को जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ ने 1857 के बाद उत्तर भारत को नस्तानाबूद कर दिया। और इसमें अगर आप देखेंगे, सिर्फ़ मेरा ही क्षेत्र नहीं, अगर आप झारखंड जाइएगा तो बिरसा मुंडा उठे 1900 में, उनको प्रताड़ित किया गया। संथाल रिबेलियन हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज की तारीख में कटु सत्य तो ये है कि जहाँ-जहाँ विद्रोह हुआ, वही पिछड़े हैं। समय आ गया है उन क्रांतिकारी क्षेत्रों के लिए भी हम लोग अतिरिक्त प्राविधान करें, और मेरा अमृत प्रयास उसका एक उदाहरण है। पर 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है ना सर, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इधर दक्षिण में आ जाओगे तो ईज़ ऑफ बिज़नेस थोड़ा अच्छा है, मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। पर उधर थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कम है। तो वहाँ पे सरकार क्या प्रयास कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए? एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको महीनों तक लग जाते हैं। आप एक अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो हर बंदा ये बात कर रहा है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। मतलब 2-2 3-3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा मेरा। सरकार मतलब केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, डाउन लाइन भी आप। तो पूरा चेन जब आप लोगों का है, तो फिर वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्यों नहीं है वहाँ पे? क्यों लोग बिज़नेस नहीं करना चाह रहे? क्यों डर रहे हैं? क्यों नीचे की तरफ क्यों दक्षिण भारत की तरफ आ रहे हैं लोग? इसलिए क्योंकि हमारी संस्थाओं में मुख्यतः हम लोगों ने उसमें प्रयोजन नहीं किया है। और आपके ईज़ ऑफ बिज़नेस को ही मैं लेके चलता हूँ। सौभाग्य से परसों ही हुँ। मैंने ही अपने ही ज़िले में एक ईज़ ऑफ बिज़नेस की 1.5 घंटे की मीटिंग की। वहाँ के सीडीओ थे, दोनों जिलों के, कुशीनगर और देवरिया दोनों के सीडीओ थे। कुशीनगर की जो सीडीओ थी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ी थी। हमारी जिला अधिकारी महोदया जुड़ी थी। हमारे वहाँ के डीआईसी महोदय जुड़े थे, और हमने एक ऑफ़िस खोला ईज़ ऑफ बिज़नेस का। जब तक संस्थागत रूप से ऐसे जिलों में और ऐसे प्रांतों में जहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक आक्रमण किया, इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया, वहाँ पर जो समाज में विखंडता थी उसको बढ़ाया। उनको वो चाहते थे कि यहाँ से कोई मंगल पांडे ना उठे, यहाँ से कोई लक्ष्मीबाई ना उठे। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन अब उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, अब पे आते हैं। तो अब क्या आपकी बात सही है कि हम लोग कैसे करें? तो मैंने उसमें यही किया है कि हमने एक ईज़ ऑफ बिज़नेस का ऑफ़िस लगाया है। आपने देखा होगा जन विश्वास बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कई ऐसे कानून, जो कि कुछ हद तक एक नागरिक को बड़ी तीखी नज़र से दिखते हैं कि इसमें कुछ असमानता होगी, शक की नज़र से, उसको भी हटाया है। मैंने उसमें बोला भी, सदन में मैं बोला भी, और उसी का धीरे-धीरे करके हम लोग उत्तर भारत में जा रहे हैं। बात सही है, उत्तर भारत उतना ईज़ी बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे योगी जी सरकार में पिछले 7-8 साल से इतना इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि पिछले 20-25 साल से नहीं आया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि देवरिया इज़ ओपन फॉर बिज़नेस। आप आइएगा, तो आपको ईज़ ऑफ बिज़नेस का एक ऑफ़िस रहेगा। आपको स्कूल खोलना है, आपको फैक्ट्री खोलनी है, सिंगल विंडो हम लोग करेंगे। उसमें सीडीओ, डीएम, मैं, मेरी टीम, अमृत प्रयास की टीम लगी हुई है। 2 लोग बैठे रहेंगे, आपको दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन हो जाएगा सही, लेकिन प्रयास जारी है, और मेरे पूरे हिसाब से अगर 10 साल देंगे, 10 साल लगेगा, तो हम उत्तर भारत भी उसी क्षण पे आएगा जहाँ दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत को मैं साधुवाद देता हूँ इसके लिए। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उनको अनुकरण करना चाहिए। लेकिन मेरा ये दावा है, जो 25 साल में, पिछले 25 साल से दक्षिण भारत में हुआ, वही चीज़ अगले 25 साल उत्तर भारत में होगी, आप देखिएगा। शशांक सर, एक बात और पढ़ी थी मैंने, जागृति यात्रा, जो एक ट्रेन के माध्यम से आप बहुत हज़ारों लोग बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको ले जाते हैं कहीं पे, घुमा के लाते हैं। क्या है? कैसे काम करता है ये? ये जागृति यात्रा का शुरुआत करीब मेरे साथ 18 साल पहले हुई। 18 साल पहले सर? 18 साल पहले। और इसमें 2008 से हमने शुरुआत की, और उसकी प्रेरणा मुझे 1997 में मैंने एक यात्रा करी थी, आज़ाद भारत रेल, वो मैंने करी थी। और हमने ये सोचा कि जो 3 भारत हैं, एक भारत जो समृद्ध भारत है मान लीजिए, एक भारत है जो अति गरीब भारत है, लेकिन एक भारत है ना तो समृद्ध है, ना तो बहुत गरीब है, वो मध्य भारत, जो कि टियर 2, टियर 3 ज़िले हैं। उसमें से अगर हम लोग छात्र-छात्राओं को 20 से 27 के बीच में हम लोग एक ट्रेन में पूरे देश का भ्रमण कराएँ, और ऐसे उद्यमियों से मिलवाएँ जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ख़ास करके वो छोटे भारत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन में बदलाव होगा, वो उद्यमिता के लिए प्रभावित होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम, हमने शीर्षक रखा अ, हम हैं भारत, हम हैं बदलाव, और उसके साथ बिल्डिंग इंडिया थ्रू एंटरप्राइज़, ये उसका हमारा शीर्षक था। और ये 18 साल से हम लोग हर साल 525 नवयुवक, नवयुवतियाँ, उसमें से 40% महिलाएँ हर साल होती हैं, उनको हम लोग एक ट्रेन में, पूरी ट्रेन हायर करते हैं, 19 बोगी की ट्रेन, मुंबई से चलती है, हुबली होते हुए, बैंगलोर होते हुए, मदुराई, श्रीहरिकोटा,
फिर विशाखापट्टनम, फिर बहरामपुर, फिर नालंदा, फिर देवरिया। देवरिया जहाँ पे मेरा क्षेत्र है, वहीं पर एक रात को मेरे ही घर में महिलाएँ सोती हैं, पुरुष वहाँ के बगल वाले स्कूल में सोते हैं। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से तिलोनिया, तिलोनिया से साबरमती, फिर बैक टू मुंबई। तो मज़ेदार बात ये है कि एक बार विशाखापट्टनम में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैं बाहर खड़ा हुआ था ट्रेन में, तो बोला, "ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कहाँ से आ रही है?" मतलब मुंबई। बोला, "कहाँ जा रही है?" मतलब मुंबई। तो हँसते-हँसते भाग गया। उसने बोला, "मेरे से मज़ाक कर रहे हैं ये।" तो ये विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है और पिछले 18 साल से चल रही है और इसमें करीब हम लोगों ने 10,000 लोगों को प्रोत्साहित किया है कि अपने देश के लिए कुछ करें उद्यमिता के माध्यम से। बहुत प्रभावशाली नेटवर्क बन गया पूरे देश भर में और उसी के माध्यम से अब हमने और चीज़ें करने की कोशिश की है। जैसे अपने ही क्षेत्र में मैंने एक बहुत बड़ा उद्यमिता की जिसका मैंने उल्लेख किया था, वो बनाया है। लेकिन मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग अवश्य जागृति यात्रा में आवेदन दीजिए। बहुत सिंपल है, जागृतियात्रा.com एक स्वयंसेवक संस्था है और उसमें आपको जितना परिवर्तन आपके जीवन में 15 दिन लाएँगे, शायद ज़िंदगी के 150 दिन नहीं ला पाएँगे या 15 महीने नहीं ला पाएँगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। और आप किसी भी यात्री से बात कर लीजिएगा, आप उसके वीडियो भी देख सकते हैं। आप देखेंगे इतना प्रभावशाली शायद ही कोई नेतृत्वकर्ता का वो है। और इस पिछली बार हम लोग पार्लियामेंट भी इनको ले गए और बहुत अच्छा एक अनुभव है। सारे एंटरप्रेन्योर्स को पार्लियामेंट ले गए आप वहाँ पे। हम लोग 525 लोगों को पार्लियामेंट ले गए। ये सौभाग्य किसको कब प्राप्त हुआ और किसको? नहीं, जब जब से मैं पार्लियामेंट में आया, उसके पहले नहीं और हुआ। मैं 2 साल 2 साल मतलब इसी साल पहली बार हो पाया, पिछली बार मैंने ट्राई किया था, नहीं हो पाया था। तो इस बार हम लोग पार्लियामेंट में भी ले गए। उनको ओम बिरला जी के साथ साक्षात्कार कराया, पूरा घुमाया पार्लियामेंट और उसके पहले एक बार हम लोग राष्ट्रपति भवन ले गए थे 2017 में, जो हमारी 60वीं वर्षगांठ थी भारत की और हमारे इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। और बहुत रोचक चीज़ें मैं बता सकता हूँ, जैसे हम लोग कन्याकुमारी गए एक बार। ये तो रूट मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार हम लोग डायरेक्टली कन्याकुमारी गए, फिर वहाँ से आए। उस समय विवेकानंद जी का उस समय था जब उन्होंने तैराकी करी थी 3 किलोमीटर। हम लोग तैरे, मैं भी तैरा 3 किलोमीटर। हम लोग एक न नाव से गए, छलांग मारी, हम लोग आए। मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छी तैराक है, तो 20 लोगों ने ट्रेनिंग करी थी, तैराकी की। कई ऐसी जगह अब हम लोग मेला लगाते हैं, बैंगलोर में जाते हैं, उद्यम मेला लगाते हैं। जब हम लोग कई ऐसी जगह गए जहाँ पर लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है एक-दूसरे के साथ मिल के काम करने का। क्योंकि जब आप ट्रेन में रहते हैं, तो आपके पास 2 एसी चेयर कार होते हैं जहाँ पर आप रात को वाद-विवाद कर सकते हैं। आप जहाँ पर जाते हैं अच्छे रोल मॉडल मिलते हैं, उनसे आप साक्षात्कार करते हैं। जैसे अरविंद आई केयर है हमारा अपने मदुरई में, उसके साथ मिलके और कई ऐसी जगह बड़े प्रभावशाली लोग हमसे मिल के काम करते हैं। और सबसे रोचक जगह होती है देवरिया, यहाँ एक रात हम लोग रुकते हैं और देवरिया में एक बिस ग्रांड ट्री कॉम्पिटिशन करते हैं, जिससे हम लोग अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि गाँव के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो मतलब आप जॉब सीकर नहीं बना रहे हो, जॉब क्रिएटर बनाने पे पूरा मुहिम है आपका एकदम। एकदम। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आजकल ये कि हम लोग को लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा जॉब क्रिएटर बनाने का। तो मेरा प्रधानमंत्री से साक्षात्कार तो नहीं हुआ है, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मतलब ऐसे नेता दिखते क्यों नहीं, फिर मिलते क्यों नहीं है? कहाँ रहते हैं ये? सबका तो ऐसे ही नैरेटिव आता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल 2 बात है, मैं आपसे ये सवाल भी करूँगा कि या तो डेवलपमेंटल की राजनीति या फिर सोशल नैरेटिव चलाने वाली है। तो सोशल नैरेटिव वाले चलाने वाले सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं सर। नहीं देखिए, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ विकास से। अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे मेरा कई पोस्ट मैं भयंकर रूप से उसका प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार ना हो तो बुरी चीज़ों का प्रचार तो बहुत आसान होता है। करेक्ट। कोई सनसनीखेज़ चीज़ हो उसका प्रचार बहुत आसान होता है। लेकिन जो चीज़ सार्थक हो, जो चीज़ दूरगामी हो, जो चीज़ देश के प्रयास के लिए हो, उसका प्रचार और आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए आप देखेंगे कि मैं पूरा जोर लगाता हूँ, जितना काम करता हूँ उसका प्रचार करता हूँ। जो अच्छी चीज़ों का प्रचार होगा, हम जैसे लोगों को वोट मिलेगा, तभी जाके विकास की राजनीति का चक्र चलेगा। वरना अभी दुष्प्रचार का जो वोट मिलता है, कभी जाति पे कोई विभाजन कर रहा है, कोई पंथ पे विभाजन कर रहा है, कोई गुंडागर्दी से कर रहा है। तो अब समझते हैं भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीति लाई, हमारे जैसे लोग मैदान में उतरे हैं और साफ-सुथरी राजनीति है जिसमें हम लोग क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी तो उधर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी आपके सामने अखिलेश यादव जी। देखिए तो अखिलेश जी अब मेरे साथ सदन में उठते-बैठते हैं लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 27 में कोई चांस है उनका। वो अपनी राजनीतिक रोटी बेल रहे हैं कुछ जातिगत समीकरण के साथ। हम लोगों ने हमारी मुहिम है विकसित भारत को, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं और उसमें अभी आपने देखा होगा प्रशिक्षण वर्ग हमारा चल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस टोली में हूँ, 14 लोगों की टोली जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है। मुझे पूरी तरह मालूम है कैसे हमारी पार्टी अपने सैनिकों को तैयार कर रही है। 27 में इनको पूरे इनको ठिकाने लगाएँगे और जैसे कि इन्होंने गुंडा राज पहले करवाया था, अभी इन्होंने बिहार में भी सोचा कि उसी के बल पे जीत जाएँगे जातिगत राजनीति पे। बिहार में 160 नहीं, हम लोग 202 पहुँच गए और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से यूपी की हैट्रिक लगेगी अगले 2027 में। बट सर ऐसा क्या होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड
आने के बाद पूरा मतलब पूरा परिवार, मतलब इतना विशाल बरगद का पेड़ जैसा परिवार और इतना स्ट्रांग पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद भी आप आमने सामने अभी नहीं, आप मतलब आप बोल रहे हो कि बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा उनका। क्या होता है कि ऐसे एकदम डाउन हो जाता, डाउनफॉल हो जाता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जनता अब समझदार हो गई है। हाँ। बताइए क्या ज़रूरत है कि सपा को 5 सांसद अपने परिवार के देने के एक ही सदन में? क्या ज़रूरत है उनको? क्या ज़रूरत है 2 राज्यसभा के सांसद उन्होंने अपने ही परिवार के दिए? क्या वहाँ की उत्तर प्रदेश जनता उसको समझ नहीं पा रही है? क्या उनको राजनीति करनी है, तो पूरे क्षेत्र की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, कोई मॉडल लाएँ। उनको यही है कि सत्ता हमें हासिल करनी है, अपने लोगों को तैयार करना है। नारी वंदन अधिनियम में भी वो डर गए कि नारी आगे आएँगी तो हो सकता है उनका जो राजकीय शासन है वो हिल जाए। तो हर तरीके से हम समझते हैं कि पुरानी राजनीति कर रहे हैं, जाति की कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाति आवश्यक नहीं, अभी भी उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे वोट होता है, लेकिन वो कम हो रहा है और कम धीरे-धीरे और होता रहेगा। समाज अब उठ रहा है कि हम लोग विकास के लिए काम करें, खास करके महिला शक्ति। महिला उसमें नहीं देखती कौन अपर कास्ट है, कौन ओबीसी है, कौन एससी-एसटी है, कौन मुसलमान है, कौन ऐसा है। महिला ये देखती है कि किस व्यक्ति ने मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा, किस व्यक्ति ने मुझे ज़्यादा रोज़गार दिया, किस व्यक्ति ने लोगों के लिए काम किया, सड़क बनाई। तो मैं समझता हूँ महिला वंदन अधिनियम के लिए हम लोग इसलिए भी लड़ रहे हैं कि जब महिला आगे आएगी तो विकास की राजनीति भी थोड़ी आगे आएगी। महिला का तो उत्थान होगा ही, लेकिन देश का उत्थान होगा। धीरे-धीरे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उस विकास की राजनीति का जयघोष कर रहे हैं। सपा उसके विपरीत है। सपा अपनी परिवार की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनका हम लोग एक तरह से हिसाब लगा देंगे 27 में और मैं समझता हूँ इस बार हार जाएँगे तो टाटा बाज़ार हो जाएगा उनका। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री आगे वाले पोस्ट किसके पास आएगी प्रधानमंत्री जी की? ये मेरे पे ग्रेड के ऊपर का प्रश्न है। ये हमारे आपका एक वह भी आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है उसके अंदर। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे पार्टी में नेतृत्वकर्ताओं की कमी नहीं है। हम लोग के पास कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो केंद्र में हों, चाहे वो राज्यों में हों, जो इस लायक हैं कि वो देश का आगे चल के नेतृत्व कर सकें। ये भी बात सही है जब प्रधानमंत्री जी का चयन हुआ था 2014 में तो कई लोग बोलते हैं कि इनमें उतना अनुभव नहीं था। लेकिन आप देखिए, मैं समझता हूँ देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति बन के आजकल खड़े हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के खजाने में कई ऐसे नेता हैं, जो आने वाले समय में कमान सँभालेंगे और देश को विकसित भारत की तरफ 2047 तक ले जाएँगे। अच्छा, जागृति ऐप का जैसे मैंने शायद एक रील देखी होगी कभी, कोई मेरे को याद आ रहा है क्योंकि मेरे को भी आपने बोला था कि वो ट्रेन वाली कोई रील शायद मैंने याद आ रही मुझे। तो ऐसा उसका मार्केटिंग क्यों नहीं किया गया? फिर मतलब उसको क्यों नहीं आगे लेके आया गया? मैं ये कहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े ऑर्गेनिक बेटर रहती हैं। ऐसे जो लोग असली में हाँ। देश को देखना चाहते हैं, हम लोग वहाँ पर बैंड बाजा बारात वाले वो लोग नहीं लाना चाहते हैं, जो सैर-सपाटे के लिए चलिए हम लोग ट्रेन देखते हैं। हम लोग उन लोगों को लाना चाहते हैं जो वास्तविक में देश को बनाना चाहते हैं। देखिए इसमें 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो जागृति यात्रा को अपने सीवी पे लिख देते हैं और फिर वहाँ अप्लाई करते हैं स्टैनफोर्ड में या कहीं बाहर। हमें उनसे बहुत ज़्यादा सहमति नहीं। ठीक है, आप कर लीजिए, हम नहीं कहते कि आप नहीं करिए। 20% ऐसे होते हैं। अ, मेरे हिसाब से 10% ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर सिर्फ़ सैर करने के लिए आते हैं कि भाई अच्छा है, समुद्र एक करीब 80% लोग 70% लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई लड़का नक्सलियों से लड़ के उड़ीसा से आया है, फिर जाके वहाँ पर लड़ना चाहता है या कोई कोई व्यक्ति अपना ग्राम प्रधान हो या कोई महिला ऐसी है जो अपने क्षेत्र में काम करके आई है, वो वहाँ पर जाके काम करना चाहती है। हम लोग चाह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण में ये हमारी जो 10,000 लोगों की टोली पूरे देश भर में बनी है, वो काम करे। तो ऐसे लोगों की तलाश में हम लोग रहते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और उद्यमिता से करना चाहते हैं। अच्छा, पूर्वांचल की बात भी अपन करते हैं थोड़ी-सी इसके अंदर, जैसे उसको बहुत स्पिरिचुअली और कल्चरली ड्रिवन बताया गया था मतलब, पर आज की तारीख में उसको ऐसा देखा नहीं जाता है। क्यों? मतलब या तो ज़्यादा बिज़नेस हावी हो रहा है या लोग पलायन कर रहे हैं इस वज़ह से हो रहा है? नहीं देखिए पूर्वांचल के साथ उतना अटेंशन, उतना ध्यान देश ने नहीं दिया क्योंकि जैसे आपने बोला बुद्ध भगवान वहीं के थे, रामचंद्र जी पास ही में थे, वाल्मीकि ने ना रामायण मेरे ही संसदीय क्षेत्र के बगल में वाल्मीकि नगर में लिखी। तुलसीदास सरयू पारण थे। अगर आप देखिए कबीर भी वहीं से घूमते-फिरते निकले, मगहर में उनका देहावसान हुआ। तो कुछ हद तक सांस्कृतिक हमारी धरोहर थी, इसीलिए मंगल पांडे उठे। मैं थोड़ा आप बोल रहे थे अतीत में न ले जाऊँ, लेकिन एक क्षण के मैं ले जाना चाहता हूँ और उसी कारणवश वहाँ पर जो एक दबाव पड़ा सब लोगों का, प्रशासन का, ब्रिटिश प्रशासन का, उसको हटाने में हम लोगों ने बहुत देर करी। अब जाके वो हट रहा है। अब जाके प्रशासन में एक लचकता आ रही है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें। तो एक निर्भरता का, एक सोशलिस्ट माइंडसेट आ गया। अब हम लोग उसको सोशलिज़्म से हटा के एक तरह से उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर एकात्म मानववाद की बात। तो मैंने बताया आपको
मैंने अपने ऑफिस का नाम सबके प्रयास से सबका विकास रख दिया है। तो सबका प्रयास होगा, तब लोग उठेंगे, एक नई क्रांति आएगी। 29 मार्च जब मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, हम एक नई क्रांति का आगाज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल की जो एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसको उठाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं संस्कृत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बाबा संस्कृत के विद्वान थे। मैंने विश्वकर्मा भगवान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर कई ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं। जब मैंने रॉकेट कॉम्पिटिशन करवाया तो मैंने लोगों को ये बताया कि आर्यभट्ट मगध के ही थे और आर्यभटिया केपलर के पहले उन्होंने अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, कोसाइन साइन का उन्होंने इस प्रकार का फॉर्मूला दिया था। तो मैं समझता हूँ वो क्षेत्र इसलिए पीछा है क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बहुत भयंकर रूप से दबाया और अब हम लोग उसको बड़ी अच्छी रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अमृत प्रयास का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे शशांक से मतलब अभी डेवलपमेंट की बात बहुत कर रहे हैं, पर है ना पूर्वांचल के लिए एक बात और बोली जाती है कि वहाँ पे खनन माफिया, अवैध खनन, मतलब पूरा सिस्टम को चैलेंज किए हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़ा तबका है। देखिए ऐसा है कि मिर्ज़ापुर ने हम लोग को बदनाम कर दिया है, ये मूवी ने। असलियत कुछ और है। इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जाएँगे आज गोरखपुर में, तो आपको गोरखपुर में बहुत अच्छी स्ट्रीट्स मिलेंगी, स्ट्रीट लाइटिंग मिलेंगी। आप देवरिया में आएँगे, तो देवरिया हालाँकि छोटा शहर है, तब भी आप देखेंगे कि हमारे पोल्स पे तिरंगा घूम रहा है। आप देखेंगे सुभाष चौक पे कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जो आप अचंभित हो जाएँगे। आप आएँगे मेरे केंद्र पे, तो देखेंगे कि वहाँ पर इतने अच्छे उद्यमी काम कर रहे हैं, खेतों में खुशहाली है। तो कई चीज़ें हैं, जिसमें अभी भी हमें प्रयास करना है। ये बात सही है कि पहले सरकार जो हमारी योगी जी की आई, उसने भूमाफिया, खनन माफिया पे पूरी तरह अंकुश लगाया। अब दूसरी सरकार जो उनकी आई है, अब तीसरी बार आने वाली दूसरी सरकार में, उन्होंने उद्यमिता पे, विकास पे, $1 ट्रिलियन इकॉनमी पे बहुत प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि नया उत्तर प्रदेश उभर रहा है, नया उत्तर भारत उभर रहा है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को बहुत श्रेय देता हूँ। और जैसे बिजनेस करने के लिए सर बहुत पैसा चाहिए होता है। चलो, मानसिकता तो है कि करना ही करना है, तो फंड एलोकेशन होता है, पर छोटे जो व्यापारी है उनको कैसे इंश्योर करोगे कि ये लोग भी आपके साथ जुड़े रहें? क्योंकि बड़ा बड़ा जैसे मैं आ गया, मैंने बोला सर ये थोड़ा पैसा लगाते हैं, अपन कर देंगे, कुछ करेंगे, पर जो बिल्कुल एकदम रूट्स ग्राउंड से उठा हुआ है कि सर मेरे को कुछ करना है, उनको कैसे इंश्योर करोगे कि वो आपके सब साथ है? वही हम लोग का लक्ष्य है कुछ हद तक, जो हमारा केंद्र बना है, जो 10 जिलों में फैल गया है, 7 जिलों में फैल ही गया है, उसके बाद फिर और संघ का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है स्वावलंबी भारत अभियान, उसका मैं अखिल भारतीय नीति प्रमुख भी हूँ और उसके तहत हम लोगों ने इस 7 जिलों काम करना शुरू किया है। तो अगर आप किसी भी उद्यमी को देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया में बोलें और वो साधारण परिवेश से है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। संघर्ष तो सभी उद्यमियों को करना पड़ता है, आपने भी संघर्ष किया है, लेकिन उतना संघर्ष नहीं, क्योंकि हमारे साथ सारथी हैं। एक उद्यम कोर मैंने खड़ा किया है, एक काडर खड़ा किया है, जो उनके साथ चलता है, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनको 6 महीने अपने साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग जो उद्यमिता के लिए ग्राउंड से उठना चाहते हैं, उनको अब एटलीस्ट मेरे क्षेत्र में जो 10 जिले पूर्वांचल के हैं, उत्तर पूर्वांचल के जो गोरखपुर के आसपास के हैं, उसमें पूरा संबल मिलेगा और हर जिले में जो मैंने आपको व्याख्यान किया, एक हमने नेटवर्क ऑफिस बनाया है, वहाँ पे जा सकते हैं, आपको सहूलियत मिलेगी मार्केट कनेक्ट की, मेंटरशिप की, पैसे की और हमारा जो केंद्र में मेरे गाँव में बना है, वहाँ भी हो सकता है। तो धीरे-धीरे हम उसपे भी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारी सरकार की ये बड़ी मानसिकता है कि बड़े पूंजीपति को ही सहायता ना मिले, हम लोग साधारण व्यक्ति को सहायता दें और जो अभी जन विश्वास बिल आया, उसका यही केंद्र है कि कैसे हम लोग सामान्य लोगों के लिए जो हमारे नियम कानून हैं, उसको सुदृढ़ करें और सरल करें। ये बहुत आवश्यक है, उसके लिए मेरा भी ईओडीबी ऑफिस काम कर रहा है। अच्छा, रवि किशन जी का एक पॉडकास्ट देख रहा था समय, तो उन्होंने बोला कि गोरखपुर में स्पेन की जैसे सड़कें हैं। आप बताइए। पेन की स्पेन 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 की की जैसे सड़कें हैं। स्पेन को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप गोरखपुर में जाएँगे तो बहुत अच्छी सड़कें हैं। वहाँ पर एक तारामंडल करके है, एक बहुत बड़ा एक तालाब है, रामगढ़ ताल, उसमें अब बोटिंग हो रही है, उसमें एक छोटी-सी क्रूज़ लगी हुई है। आप देखेंगे तो कुछ दृश्य तो स्पेन जैसा दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा स्पेन जैसी सड़कें हैं, लेकिन कुछ ऐसा दृश्य तो उन्होंने बना ही लिया है। रवि किशन जी जो बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े भोले व्यक्ति हैं, बड़े सरल व्यक्ति हैं, सबके साथ मिल-जुल के रहते हैं। तो उनके नेतृत्व में और योगी जी भी वहाँ के हैं, वहीं उनका विधानसभा वहीं है। दोनों के नेतृत्व में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा गोरखपुर कर रहा है। आपके पॉलिटिक्स में दोस्त हैं सर? हाँ, कई हैं दोस्त। अपनी वो पार्टी के भी हैं, कुछ और गैर पार्टी के भी हैं। दोस्त होते हैं पॉलिटिक्स में, या सब दुश्मन ही होते हैं अंदर से? नहीं, 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 एकदम दोस्त होते हैं। अपनी व्यथा जो अपनों की हम उनसे बात करते हैं, राय लेते हैं, मशवरा करते हैं कि आपके जनपद में क्या हो रहा है, हमारे जनपद में क्या हो रहा है। कभी-कभी उससे प्रोत्साहन भी मिलता है, कभी को लगता है हमारा ही जनपद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। जब आओ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के विधायक
अन्य पार्टियों के, हमारे सब पाँचों के पाँचों विधायक मेरे हैं, तो कुछ हद तक हमारे जनपद में एक समरसता है, एकजुट होने की, डबल इंजन लग गया है। तो हम लोग गॉसिप भी करते हैं थोड़ा बहुत कि भाई आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो साइड एक इन्फॉर्मेशन किसी को मिलती है, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन से नहीं मिलती, वो भी हमारी चलती है। और दोस्ती में मेरे हिसाब से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि सिद्धांतों से मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी किताब से जुड़े हुए हैं, मेरी सोच से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो थोड़े हँसी मज़ाक वाले दोस्त हैं कि जो मेरे साथ शेयर करते हैं कुछ और चीज़ें, तो दोनों प्रकार के दोस्त। अच्छा, ऐसे सांसद जैसे मान लो राघव चड्ढा जी का वापस थोड़ा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा हाईलाइटेड है वो, और तो उन्होंने देश में जनता के मुद्दे उठाने की बात करी, बार-बार उठाया। तो एज़ ए सांसद आप जनता के क्या मुद्दे उठाएँगे? हाँ, देखिए जनता के जो 7 संकल्प हमने लिए हैं, उसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो एक तो कैसे हम लोग किसान, महिला और युवा को आगे बढ़ाएँ और उसके लिए हम लोग कैसे प्रयास करें। दूसरे मुद्दे हैं जो कि क्षेत्रीय हैं। हुँ। मेरे ही लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, उसमें अलग-अलग जगह अलग-अलग मुद्दे हैं। उनको उठाना मेरा कर्तव्य है, उनको उठाना वहाँ के विधायकों का कर्तव्य है। जैसे कि एक मुद्दा है कि देवरही माता के मंदिर को जीर्णोद्धार मैं कर रहा हूँ, उसके कुछ पैसा भी आ गया है, हुँ। उसका पूरा मैंने डिज़ाइन करवाया है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम के मुद्दे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग को जनता के साथ सहायता करनी पड़ती है। सच बताऊँ, अभी आज की तारीख में क्योंकि जो हमारा वेस्ट अफ्रीका में चल रहा है उसकी वजह से गैस की किल्लत है। तो मुझे हर समय बीएसओ के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, जहाँ पर मान लीजिए शादी-ब्याह हो रहा है वहाँ पर गैस पहुँचाना पड़ रहा है। इन सब छोटे-छोटे मुद्दे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 प्रकार की चीज़ें मेरे समक्ष आती हैं। एक तो हर दिन मैं जन सुनवाई करता हूँ। हुँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं बैठता नहीं हूँ। कल मुझे शाम को आना था बैंगलोर, मैं कल सुबह 8:30 से साढ़े 9 बजे कम से कम 50 लोगों की जन सुनवाई करके ही आया। उसके पहले बैठा, उसके पहले बैठा। हर दिन घड़ी लगा के 8:30 बजे मैं नीचे आता हूँ अपने घर में, गोलंबर में ज़मीन पे ही बैठता हूँ। तो उसमें कई मुद्दे आते हैं जैसे कि मान लीजिए थाने पे कुछ सिफ़ारिश किसी करनी है जन सुनवाई में, या किसी की ज़मीन का विवाद हो, तो किसी एसडीएम से बात करनी है। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तो स्थानीय सड़क, बिजली, नाली, ट्रांसफ़ार्मर, बिजली के मुद्दे होते हैं। दूसरे मुद्दे हैं जो कि थोड़ा-सा एक व्यापक मुद्दे होते हैं। जैसे कई लोगों के मन में चल रहा है कि एडमिशन नहीं हो रहा है या कहीं भर्ती नहीं हो रही है। उसके लिए कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि इसमें अगर आपकी पैरवी हो जाती मिनिस्टर के साथ, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूरगामी सोच से, जिसमें अमृत प्रयास है। तो मैं समझता हूँ कि हर मुद्दे को उठाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा काम करता हूँ। हर रविवार को 8 बजे लगभग, कल मुझे 7 बजे करना पड़ा क्योंकि मेरी फ्लाइट यहाँ पर 5:55 में लैंड करी। 8 बजे मैं 15 मिनट फ़ेसबुक के माध्यम से सभी लोगों से बात करता हूँ। और अगर आप देखेंगे उसका फ़ॉलोअरशिप, अभी मैंने कल रात को किया है वो, उसमें कम से कम 1000 लाइक्स आ गए हैं, उसका व्यूअरशिप आ गया है। उसी समय लोग जुड़ जाते हैं। उसमें भी कई मुद्दे मेरे सामने आते हैं क्योंकि वो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कल मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक तो ईज़ ऑफ बिज़नेस का उठाया, अगर आप देखेंगे जाके मेरे फ़ेसबुक पे, और दूसरा मैंने पराली जलाने का उठाया क्योंकि पराली मैं देख रहा हूँ बहुत जल रही है हमारे यहाँ। वो अवैध भी है और नुकसानगाही है। और तीसरा मैंने गाँव चलो आंदोलन जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी का, तो 3 मुद्दे मैंने कल उठाए, उसके पहले मैंने 3 और मुद्दे उठाए थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि संपर्क हर समय रहे, और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने की है कि हर विधानसभा में मैंने एक येलो पेटिका रखी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुद्दा मेरे खिलाफ भी हो 1 मिनट के लिए, वो वहाँ पर रख सकता है, ताकि मेरा संवाद खुले मन से मेरे लोगों के पास हो। आप जानते हैं कि सांसद घिर जाता है, लोगों से घिर जाता है। वो उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मुझसे कोई भी मुद्दा लेके आके मेरी बात कर सके दिन और रात। क्या लगता है देवरिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सर? गरीबी है क्या? या फिर और कुछ? नहीं, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है रोज़गार और वहाँ पे स्थानीय उद्यमिता। हुँ। इसके लिए मैं तत्पर हूँ, और उसकी शुरुआत किसानी से होती है, सिर्फ़ उद्यम लगाने से नहीं होती है। तो किसानी, उद्यमिता और वहाँ पर महिला के लिए रोज़गार हैं, ये अगर हम ले आएँगे, जिसमें आपने चीनी मिल का भी उल्लेख किया, हम लोग भी चिंतित हैं उससे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो हम लोग उसको तुरंत चलवाने की कोशिश करेंगे। योगी जी ने भी इसके बारे में बात कर रखी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि पहले जो मुद्दा हुआ करता था 15 साल पहले या 10 साल पहले, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो मुख्यतः सॉल्व हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पूरी तरह उत्तर प्रदेश में, कुछ छुट-पुट चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन मुख्यतः सॉल्व हो गई है। अब हमारा आर्थिक विकास पे, रोज़गार पे, लोगों को इनेबल करने में, और उसमें भी सबके प्रयास से हम लोग काम करें। ये सिर्फ़ सरकार ही ना काम करे, समाज भी काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे। इसके लिए हमें एक समागम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग तत्पर। अच्छा, पूरी पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हो सर? किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मानते हो? नहीं, अब मैं इस शीतकालीन सत्र में, हुँ। मुझे करीब 17 मिनट मिले प्रधानमंत्री जी के साथ, और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत कदर करता हूँ, और मेरे इलेक्शन में वो आए थे। उसके पहले भी मैं उनको जानता तो था, लेकिन इस प्रकार का वन टू वन कन्वर्सेशन पूरी तरह मैं पहली बार करा हूँ।
उनको बहुत मानता हूँ, 2-3 वजह से मानता हूँ। मैं समझता हूँ विश्व के इतिहास में इतना बड़े गणतंत्र का कोई डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर होना विश्व का सबसे कठिन कार्य है और वो इतनी बखूबी रूप से 12 साल से निभाते आए हैं। उसके पहले भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कार्य किया था, तो उनकी स्टैमिना, उनकी सोच में इतनी ज़्यादा ताकत है। दूसरा, बहुत अच्छे लिसनर हैं, वो सुनते हैं आपकी बात को। मैंने उनको अमृत प्रयास के बारे में बताया, मैंने उनको एकात्म-मानववाद का जो मैं दर्शन के बारे में आगे कर रहा हूँ, उसके बारे में बताया। बहुत इत्मीनान से सुने, मार्गदर्शन दिया, बोला, प्रोत्साहन किया कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा नेता बहुत बिरला होता है, जो निरंतर चलता रहता है, जो कभी भी थकता नहीं है, लोगों की ख्याल करता है और जब ज़रूरत होती है तो शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। देखिए, नेता को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर समय सरल ही रहे। वो जब सिंदूर में हमने शक्ति का प्रदर्शन किया, बालाकोट में हमने शक्ति का प्रदर्शन किया, ऐसे शक्ति का प्रदर्शन भी आवश्यक है। तो दोनों तरफ से वो बहुत सक्षम लगते हैं। एक पॉलिटिशियंस को क्या चैलेंज आते हैं सर? मतलब सब तो सिस्टम आपका होता है, तो क्या चैलेंज आते हैं पॉलिटिशियंस को कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, चाहे हुँ। कितना भी अच्छा आप काम करें, चाहे कितना भी आप काम करें और इसके लिए आपको थिक स्किन की ज़रूरत होती है, मोटी चमड़ी। मोटी चमड़ी की आवश्यकता होती है। आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएँगे अगर आपका लोग आपके विरोधी आपके ऊपर आरोप लगाएँगे, प्रत्यारोप लगाएँगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे व्यक्तिगत रूप से करना पड़ा, क्योंकि जब कॉर्पोरेट लाइफ़ में जब व्यक्ति रहता है या प्राइवेट लाइफ़ में रहता है, तो उतनी मोटी मोटी चमड़ी की नहीं आवश्यकता होती है। तो मैं इसको अलग तरीके से नहीं देखता हूँ। अगर मैं समाज सेवी होता तो कोई शायद मेरा विरोध नहीं करता, लेकिन राजनीति में स्वाभाविक रूप से 2 पक्ष होते हैं। अब हमारा पक्ष दीनदयाल जी का पक्ष है, एकात्म मानवता का है, राष्ट्रीयता का है, राष्ट्रवाद का है। औरों का पक्ष वामपंथी पक्ष है, वो अपनी रोटी सेकते हैं उससे। तो इसलिए स्वाभाविक है। तो एक तो ये है। दूसरा, आपके पास स्टैमिना होनी चाहिए क्योंकि सुबह उठते ही आपको फ़ोन कॉल आता है, अगर आप फ़ोन ना उठाएँ तो भी गलत है, अगर आप फ़ोन उठा के काम ना करवाएँ तो भी गलत है। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि आपके पास धैर्य होना चाहिए क्योंकि जब तक आपके पास धैर्य नहीं है, तब आप विचलित हो जाएँगे, आप चिंतित हो जाएँगे या आप थोड़े-से एग्रेसिव हो जाएँगे, वो भी सही नहीं है और आज की राजनीति में सौम्यता, सरलता आवश्यक है। वो राजनीति चली गई और वैसे भी देवरिया में वैसी राजनीति कभी रही नहीं थी। जब भी देवरिया ने कोई व्यक्ति दिया है, उसमें उसको सौम्य व्यक्ति दिया है, जो लोगों से सरलता से बात करे। हमारे यहाँ दबंग राजनीतिक का कभी था ही नहीं मकसद। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मुझे वहाँ के लोगों ने चयनित किया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि देवरिया जैसा जनपद और अब मेरा ज़िम्मेदारी है कि उस जनपद को, कुशीनगर जनपद में जो मेरी 2 विधानसभाएँ हैं, इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो मेरे 5 विधानसभा हैं, उसको चमकाने का दायित्व मैंने लिया है, अवश्य लेके करूँगा, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। शशांक सर, देखो मेरे को पॉलिटिशियन से बात करने का बहुत मौका मिलता रहता है बट सरल व्यक्तियों से बात करने का मौका कम मिलता है मेरे को। मैं इस पॉडकास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, तो माफ़ कीजिएगा इस सवाल के लिए थोड़ा-सी अलग टाइप का हो सकता है आपके लिए और आपके लिए। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया कुछ टाइम पहले एक साइबर एक्सपर्ट के साथ में, तो वो उन लोगों का पॉलिटिशियन से मिलना-जुलना होता रहता है। अच्छे से बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से मिलना-जुलना होता रहता है। तो उनके आस-पास कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं जो आपको सलाह देते हैं, बात करते हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अभिषेक, मैं जब भी पॉलिटिशियन के साथ मिलने जाता किसी एक, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं बात करने के लिए, 4-5 पीएम, तो कभी वो फ़ोन उठाते, कभी वो उठाते। तो बोला कोई अर्जेंट बात है, मेरे को आपसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि जो आपके साथ व्यक्ति काम कर रहा है सर, सब गधे हैं। तो उन्होंने बोला उनको कि हाँ सर, मुझे पता है कि सब गधे हैं, बट सब लॉयल हैं। तो आप किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं सर? मतलब एकदम फेयर आंसर चाहिए मुझे इसका। तो अच्छा प्रश्न है। अम, ये भी मुझे बदलना पड़ा। जब मैं कॉर्पोरेट जगत में था, तो मुझे सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस और परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस था। अब मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। मैं अपने साथ ऐसे लोगों को रखता हूँ जो मुझे परफ़ॉर्मेंस देते हैं और नहीं परफ़ॉर्मेंस देते तो मैं हटा देता हूँ, ये भी बता दूँ। और लेकिन अगर वो मेरे पास लॉयल नहीं रहेंगे, तो भी गलत है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं दोनों पक्षों को साथ लेके चलता हूँ। अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं है तो मेरी टीम में उसका हिस्सेदारी नहीं है। क्योंकि वो मेरे साथ लॉयल तो रहेगा लेकिन आगे चल के ऐसे लोगों से मुझे वोट नहीं मिलेगा जिसका वर्णन आपने किया है। तो मैं दोनों पक्ष को लेके चलता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि हर हफ़्ते हम लोग 1 डेढ़ घंटे की मीटिंग करते हैं। हर हफ़्ते बिना नागा सैटरडे को हमारा कॉल होता है। उसमें सभी मेरे टीम के सदस्य रहते हैं। मेरे पास सौभाग्यवश टीम बड़ी है। मेरे पास कम से कम 15-20 लोग हैं। कोई ग्रीवेंस सँभालता है, कोई कम्युनिकेशन सँभालता है, कोई अन्य चीज़ सँभालता है। तो एक तरह से सबका डिपार्टमेंट है और कोई डिपार्टमेंट अगर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं आड़े हाथ लेता हूँ हर हफ़्ते। तो इससे मैं समझता हूँ कि परफ़ॉर्मेंस पे भी ज़ोर रहता है, तो जो गधे जो आप बात कर रहे हैं, वो उतने नहीं हैं।
अगर मान लीजिए 1-2 हैं तो उनको भी मैं वार्निंग देता रहता हूँ। लेकिन ये बात सही है जिसने भी कहा, जो आपके पॉलिटिशियन ने कहा कि अगर वो मेरे साथ लॉयल नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? कल को जाके मुझे छोड़ के कहीं चले गए, जो मेरी चीज़ है वो कहीं और ले गए, उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं है। लॉयल्टी भी आवश्यक है और परफ़ॉर्मेंस भी आवश्यकता है, लेकिन एक-दूसरे का शिकार ना बने, दोनों की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण। और विकास की राजनीति के लिए ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप विकास नहीं कर पाएँगे। आप सिर्फ़ राजनीति करते रहेंगे लॉयल्टी के साथ कि हमारा ही है, हमारे ही लोग बनाते रहें। और कुछ हद तक हमारे संगठन में भी यही है। अगर आप परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और आप सिर्फ़ संगठन के प्रति मतलब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो भी गलत है। इसीलिए जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसके लिए कल मुझे गुवाहाटी जाना पड़ रहा है, उसमें भी हम लोग यही कह रहे हैं कि आपको दोनों देना पड़ेगा। आपको संगठन के विचारों के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, लेकिन जब बूथ पे आप जाते हैं, वहाँ के बूथ अध्यक्ष से बात करते हैं, बूथ काउंटिंग करते हैं, तो आपको पूरी परफ़ॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, दोनों चीज़ साथ करनी पड़ेगी। शेखान जी, लास्ट इस बात को एक छोटी-सी बात से एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ईमानदारी ईमानदारी बहुत खतरनाक चीज़ है। हर बेईमान व्यक्ति भी हर बेईमान व्यक्ति भी ये चाहता है कि उसके साथ वाले ईमानदार हो। ये ईमानदारी की ताकत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर कमिंग इन द शो। और ऐसे ही देवरिया के लिए काम करते रहिए सर, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते रहिए। युवाओं को प्रोत्साहित करते रहिए कि पॉलिटिक्स में भी आएँ, काम भी करते रहें और परफॉर्मेंस भी अच्छे देते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।